अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंट टाइम्स में कुछ दिनों में आपने तुर्की और इजराइल से रिलेटेड कुछ अपडेट्स को ज़रूर सुना होगा, जहां पर इन दो कंट्रीज़ के दरमियान टेंशन जो है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। ये सारा मामला, ये सारी सिचुएशन तब स्टार्ट हुई जब 18 अगस्त को इजराइल की जो एयरफोर्स है उन्होंने 8 के करीब एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया सीरिया के अंदर मौजूद अबू अल दहूर एयरबेस के ऊपर, जहां पर प्लान था कि कुछ ही टाइम में तुर्किश मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट होने वाली थी। तुर्की अपने सोल्जर्स को और अपने जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं उनको सीरिया के अंदर इस एयरबेस के ऊपर डिप्लॉय करने वाला था। इजराइल को इस प्लान के बारे में पता था, तो उन्होंने प्रीएम्प्टिवली यानी कि पहले थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में इस एयरबेस को स्ट्राइक किया और रनवे और स्टोरेज फैसिलिटी को टारगेट करके वो जो है डिस्ट्रॉय कर दी, ताकि तुर्की का कोई कार्गो प्लेन जो कि इनके सोल्जर्स या फिर एयर डिफेंस सिस्टम को लेके आने वाला था वो ना आ पाए। तो इस स्ट्राइक के चलते अब तुर्की और इजराइल के दरमियान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के या फिर डायरेक्ट जो मिलिट्री एस्केलेशन है, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होती है, उसके चांसेस अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बात इस वजह से भी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि रिसेंटली अब से कुछ ही हफ्ते पहले तुर्की ने बाकायदा से मक्का डिफेंस ट्रीटी को भी या डिफेंस पैक्ट को भी साइन किया है, जिसके अंडर अगर तुर्की के ऊपर अटैक होता है तो वो सऊदी अरब के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और दूसरी कंट्री के साथ ही सही, लेकिन इजराइल और पाकिस्तान जो है वो एक कोलिजन कोर्स के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि टकराव हो सकता है, एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या फिर झड़प हो सकती है जो कि होगी तो तुर्की के साथ, लेकिन मक्का डिफेंस पैक्ट के अंडर। और वैसे भी क्योंकि तुर्की ने हमें हर मोमेंट के ऊपर सपोर्ट किया है, पाकिस्तान की सपोर्ट तुर्की के लिए ऑब्वियस ही बात है अपनी जगह पर होगी और इजराइल को काउंटर किया जाएगा। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि तुर्की और पाकिस्तान एक डिफेंस पैक्ट में है और इजराइल को काउंटर किया जाएगा, ये इस वजह से भी है क्योंकि सीरिया के अंदर पाकिस्तान भी अपनी प्रेजेंस चाहता है। इनफैक्ट कल ही यहाँ पर सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं और अभी भी पाकिस्तान मौजूद हैं, जहां पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात हुई और डिफेंस और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन के ऊपर इस टाइम के ऊपर एक्सटेंसिव बात चल रही है। यानी कि जिस तरह से मोरलेस तुर्की इस टाइम के ऊपर सीरिया को सपोर्ट करना चाह रहा है, सेम उसी बात के ऊपर पाकिस्तान भी अपना होल्ड उस पूरे रीजन में क्रिएट करना चाहता है और स्पेशली डिफेंस डोमेन के अंदर हम सीरिया को भी हेल्प आउट करना चाहते हैं, जिस तरह से हम दूसरी कंट्रीज को कर रहे हैं। पाकिस्तान का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, जिस तरह से हम लीबिया के साथ कर चुके हैं, सोमालिया के साथ कर चुके हैं, डिफेंस डील्स को साइन किया जा चुका है और मिलिट्री इक्विपमेंट को डिलीवर किया जा रहा है। पाकिस्तान इस पूरे रीजन में, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का जो रीजन है उसमें अपने डिफेंस कस्टमर्स को बनाना चाहता है, क्योंकि इन पूरे रीजन के अंदर अब डिफेंस परचेज का, वेपन्स परचेज का एक जो नया ट्रेंड है वो दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। एक ये ट्रेंड जो है 1970 से 80s के अंदर स्टार्ट हुआ था, जब सोवियत यूनियन की तरफ से इस पूरे रीजन के अंदर अपना मिलिट्री इक्विपमेंट सेल किया गया और उसी के ऊपर सोवियत यूनियन ने अपनी जो वॉर इकोनॉमी है उसको बिल्ड किया। और आज भी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी कंट्रीज हैं, मैक्सिमम उनमें से अरब कंट्रीज हों, उसके बाद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हों, इनके पास कहीं ना कहीं जो रशियन और सोवियत इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट, वो मौजूद है। अब ये ट्रेंड क्यों यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो जो सोवियत यूनियन का या रशिया का प्रोवाइड किया हुआ इक्विपमेंट है, ना तो उसकी सप्लाई चेन ठीक तरीके से मैनेज हो रही है और वैसे भी वो जो सारा इक्विपमेंट है, टैंक्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों, इवन फाइटर एयरक्राफ्ट हों, वो सारे पुराने होते जा रहे हैं और इनको रिटायर करके इन सारी कंट्रीज को अब नया मिलिट्री इक्विपमेंट अपनी सर्विस में शामिल करना है। और यहीं पर पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह बना रहा है। सोमालिया की मिलिट्री को डेवलप करने में पाकिस्तान और तुर्की मिलकर हेल्प आउट कर रहे हैं। उसके बाद लीबिया के अंदर पाकिस्तान डायरेक्टली लीबिया की जो मिलिट्री है, नेशनल आर्मी है, उसको डेवलप करने में पाकिस्तान अपना जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है। मिलिट्री इक्विपमेंट, फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स की जो डील्स हैं उनको साइन किया जा चुका है। और सेम अब इसी तरह से सीरिया की मिलिट्री, क्योंकि अब इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा आउटडेटेड है, तो उनको भी दोबारा से बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान यहाँ पर तुर्की के साथ कोऑपरेशन करके सीरिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है। और एज यूजुअल इन सारी डेवलपमेंट से इजराइल को लगता है कि उसको एक थ्रेट पोज हो रहा है और सीरिया में एयरबेस के ऊपर एयर स्ट्राइक को करना है। इसी चीज को कंफर्म करता था कि इजराइल थ्रेटन फील कर रहा है। पाकिस्तान से उनको क्या थ्रेट है, वो 1980s 90 से हमें पता है कि हम जब से न्यूक्लियर पावर बने हैं, इजराइल तब से पाकिस्तान को थ्रेट के तौर पर देखता है। जहां तक बात है तुर्की की, तो तुर्की रिसेंटली एक बहुत ही फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर के रूप में सामने आया है। तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री की प्रोग्रेस है वो सबके सामने है और उसी प्रोग्रेस का यूज करते हुए ये अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं और इसी चीज को इजराइल अपने लिए थ्रेट देख रहा है। क्योंकि इजराइल की एक सिक्योरिटी रिपोर्ट है, उसमें लिखा गया है कि तुर्की इंक्रीजिंगली यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या फिर लॉन्ग रेंज के मिसाइल सिस्टम्स हैं उनके ऊपर काम कर रहा है और कहीं ना कहीं इनके जो एम्बिशंस हैं वो एक न्यूक्लियर पावर बनने के हैं, एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कंट्री बनने के हैं, जो कि आपको पता है एक मुस्लिम कंट्री न्यूक्लियर पावर बन जाए तो इससे बड़ा थ्रेट तो इजराइल के लिए हो ही नहीं सकता। बहरहाल तुर्की को भी इस सिचुएशन का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो गया था कि आज ना कल इजराइल जो है इनको एक टारगेट बनाएगा और कहीं ना कहीं यही वजह थी कि तुर्की अब इस टाइम के ऊपर मक्का डिफेंस पैक्ट का पार्ट है। तो इसी डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद अब चाहे पाकिस्तान हो, तुर्की हो, अपने एम्बिशंस के साथ जो मिडिल ईस्ट में है, जो अफ्रीका में है, उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे सीरिया हो, सोमालिया हो या फिर लीबिया हो। तो ये जो पहले हम बात कर रहे थे ना कि इजराइल और तुर्की के दरमियान टेंशन है, ये आगे चलकर पाकिस्तान, तुर्की और इजराइल तीनों का मैटर बनेगा। तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन यहाँ पर आगे कैसी है कि अगर हमें मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी जगह बनानी है, अफ्रीका के अंदर अपनी जगह बनानी है, अपनी जो एक मिलिट्री इकोनॉमी है उसको बिल्ड करना
करना है, जो डिफेंस इंडस्ट्री ऑलरेडी स्टैब्लिश है उसको एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर लेके जाना है, तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारी कंट्री सामने आएंगी। इजराइल उनमें से सबसे पहले है जो कि इस टाइम के ऊपर इस चीज के खिलाफ हो रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के अगेंस्ट में वो आगे चलकर कोई स्टेप लेने वाले हैं। तो आपने मक्का डिफेंस पैक्ट जैसा एक एग्रीमेंट साइन किया, मींस कि आप सोचकर चलो कि अब आपका एनिमी सिर्फ एक नहीं है, अब आपका दुश्मन एक नहीं है, अब वो मल्टीपल है। क्योंकि पिछले 70 ईयर से मिलिट्री डोमेन में देखेंगे तो पाकिस्तान ने अपनी जो सारी प्लानिंग है, तैयारी है, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में की है। स्पेशली एयरफोर्स डोमेन में हमने टो टू टो इंडियन एयरफोर्स के साथ कैपेबिलिटी को मैच किया। अगर उनके पास राफेल एयरक्राफ्ट आया तो हमने यहाँ पर J-10C और PL-15 को अक्वायर किया। अब यहाँ पर उस पूरे सर्कल में इजराइल भी ऐड हो रहा है, और आप समझ के चलो कि इजराइल ऐड हो चुका है जब से ये रिसेंट हालात हुए हैं सीरिया के अंदर। और जैसे कि सबको पता है कि इजराइल के पास भी अपनी मिलिट्री है, स्पेशली एयरफोर्स है, और उसी एयरफोर्स में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे कि F-35 लाइटनिंग 2 जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मौजूद हैं। और साथ ही साथ एक बड़े नंबर में F-15 स्ट्राइक ईगल प्लेटफॉर्म, F-16 सूफा जैसे प्लेटफॉर्म जो कि मोस्ट कैपेबल प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन स्पीयर हेड प्लेटफॉर्म की बात करें तो इजरायली एयरफोर्स का वो F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो कि अगेन जैसे पहले बताया कि एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है। वहां पर उस डोमेन में कैपेबिलिटी में तुर्की की जो एयरफोर्स है वो भी लैक करती है, और पाकिस्तान एयरफोर्स भी लैक करती है, क्योंकि हमारे पास एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो कन्वेंशनल डोमेन में नो डाउट इजराइल को एक क्लियर कट एडवांटेज है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं है, स्पेशली जब हम इस तरह के एम्बिशंस को लेके चल रहे हैं कि हमें पूरे अफ्रीका में या फिर मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी जो डिफेंस मार्केट है उसको एस्टैब्लिश करना है। तो इसके अगेंस्ट में इजराइल ऑब्वियसली खड़ा होगा, वो आज भी हो रहे हैं, और वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को यूज करेंगे, जिसका आंसर हमारे पास कन्वेंशनल डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो कम से कम पाकिस्तान के केस में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम पहले प्लानिंग करते थे इंडिया के अगेंस्ट में, इंडियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज के अगेंस्ट में, अब उसी तरह से जो प्लानिंग है वो हमें इजराइल की कैपेबिलिटीज के अगेंस्ट में भी करनी होगी। क्योंकि आज नहीं कल, 1 साल में, 2 साल में ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये जो टकराव है, ये जरूर होगा। चाहे वो तुर्की की वजह से होता है, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट की वजह से होता है, या फिर और किसी भी वजह से होता है, ये चीज होनी है। और इसके लिए अभी से प्रिपेयर्ड रहेंगे, अभी से ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेंगे जो कि कन्वेंशनल डोमेन में चीजों को लेवल आउट कर सकें, कैपेबिलिटी मैच कर सकें, तो ही आप यहाँ पर मक्का डिफेंस एग्रीमेंट को भी सक्सेसफुली कैरी आउट कर सकते हैं, और आपका जो एक एम्बिशन है एक डिफेंस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना, वो भी आप कैरी आउट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस टाइम के ऊपर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन एक चीज जो पिछले 1 साल के अंदर या कुछ महीनों के अंदर चेंज हुई है, वो आपके पास ये है कि आपके पास ऑप्शन खत्म हो गया है। पहले आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन एग्जिस्ट करता था कि आप चाहते हैं तो ये कैपेबिलिटी ले सकते हैं, ये एयरक्राफ्ट ले सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन खड़ी हो रही है, सीरिया में जो कुछ हो रहा है, मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है, अब आपके लिए वो कैपेबिलिटी जो है वो मस्ट हैव हो चुकी है, जिसको जितनी जल्दी हो सकता है अक्वायर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। इस पूरी सिचुएशन से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है, काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।